Hello students, welcome back to Solanki classes. Our today's topic is stress strain curve. तो stress strain curve को समझने के लिए हम लोग एक वायर कंसीडर करेंगे और उस वायर पे हम एक लोड हैंग करेंगे। ये हमने एक वायर लिए जिसको हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ हैंग कर दिया और इसके लोअर फेस पे हमने एक लोड हैंग किया है। इस लोड को हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे। ये लोड हमारा स्ट्रेस का काम कर रहा है, तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे एक स्ट्रेस अप्लाई कर दिया। अब हम जब स्ट्रेस इस पे लगाएंगे तो इसके अंदर एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन हैं ये दोनों आपके क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे और हम इसके प्रोपोर्शनल बिहेवियर को स्टडी करेंगे। हम ये देखेंगे कि कहाँ तक प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि हमने इसमें हुक्स लॉ में ना एक कंडीशन लगाई थी। उसमें हमने कहा था कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू अ सर्टेन लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट वर्ड हमने यूज़ किया था। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर्व की हेल्प से देखते हैं। हमने ये एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन कंसीडर किया है और वाई एक्सिस पे हमने स्ट्रेस ले लिया। अब हमने धीरे धीरे लोड को बढ़ाना शुरू किया और यहाँ पे स्ट्रेन को हमने नोट करना शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं कि इस तरह से हमें एक ग्राफ मिलता है टिल पॉइंट ए। यहाँ तक हमें एक ग्राफ मिलता है जो हमें एक स्ट्रेट लाइन आता है। दैट मीन्स स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपका ओ ए जो पार्ट है ये इसका इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि ये आपका क्या कर रहे हैं, हुक्स लॉ को ओबे करते हैं इस पार्ट के अंदर। दिस इज़ नोन एज इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इतने यहाँ तक स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद इस स्ट्रेस को, अप्लाइड स्ट्रेस को ग्रेजुअली डिक्रीज़ करना शुरू कर दें तो स्ट्रेन भी हमारा धीरे धीरे उसी प्रोपोर्शन में वापस आना शुरू हो जाता है, यानी वायर धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करना शुरू कर देता है। तो ए पॉइंट हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है। ये हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट को शो करता है। दिस इज़ नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो हमारा मटेरियल की प्रोपोर्शनल लिमिट बताता है कि किस पर्टिकुलर स्ट्रेस तक आपका जो मटेरियल है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम इससे आगे स्ट्रेस को इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं, यानी लोड को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब हम ए से आगे लोड को बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़े से स्ट्रेस के लिए एक लार्ज स्ट्रेन कंपैरेटिवली हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ये आपका इस तरह जाता है अप टू अ सर्टेन पॉइंट बी। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि जैसे जैसे हमने स्ट्रेस को इंक्रीज़ किया, यानी लोड को यहाँ पे इंक्रीज़ किया, एक पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेन मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आपके पास आता है बी, हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक का हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, फिर हमने इसको वापस कम करना शुरू कर दिया। जब हम इसको कम करना शुरू करते हैं तो हम फिर से वही चीज़ चेक करते हैं कि ये वायर अपना ओरिजिनल लेंथ में आना शुरू कर देता है, और जब हम इसको कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं तो ये ओरिजिनल लेंथ रीगेन कर लेता है। तो ये जो पॉइंट हमारे पास बी पॉइंट आता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। This point is known as elastic limit और yield point, क्योंकि ये आपका ऐसा पॉइंट है जहाँ तक मतलब ये आपको उस मैक्सिमम स्ट्रेस के बारे में बताता है बॉडी के, जहाँ से वो अपना ओरिजिनल लेंथ रीगेन कर सकता है अगर हम उस स्ट्रेस को रिमूव कर दें। तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे स्ट्रेस हमें मिलता है, दिस इज़ नोन एज, इसको हम एस वाई से डिनोट करते हैं, और ये हमारा कहलाता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। दिस इज़ द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल।
यहाँ हम इलास्टिक लिमिट को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इलास्टिक लिमिट हमारी क्या चीज़ होगी? इलास्टिक लिमिट इज़ द maximum stress, this is the maximum stress on whose removal the wire regains its original length, तो ये हमें पता लग गया कि कितना मैक्सिमम स्ट्रेस हम उसमें लगा सकते हैं। बस यहाँ तक ये हुक्स लॉ को ओबे करेगा क्योंकि ये इलास्टिक लिमिट पे पहुँच गया। हमने पढ़ा था कि हुक्स लॉ जो होता है यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट यानी बी पॉइंट से आगे जैसे ही हम चलते हैं, अगर हम इससे आगे फर्दर उसको स्ट्रेस को इंक्रीज़ करना शुरू कर दें तो हम देखते हैं कि स्ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आता है, यानी कि स्ट्रेन एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम एक पार्ट इसमें यहाँ से सी तक पहुँचे, ये हमने स्ट्रेट नहीं लेना है, कर्व पाथ आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बी से लेके सी तक अगर हम देखें तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमने बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया है, लेकिन स्ट्रेन हमारा काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो एकदम से उसमें क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेन आने शुरू हो जाता है। तो बी सी पार्ट जो आपका कर्व का है, ये हमारा एक लार्ज स्ट्रेन को शो कर रहा है। अब सी तक पहुंचने के बाद फिर अगर हम लोड को रिमूव करना शुरू कर देते हैं, हम ये करते हैं जैसे पहले हमने ग्रेजुअली इसको डिक्रीज़ किया, तो वही हम दोबारा से कर रहे हैं, हम उसको ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमें क्या चीज़ मिलती है कि अब वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ रीगेन नहीं करता है, उसकी लेंथ एक परमानेंट इंक्रीज़ उसकी लेंथ में आ जाता है। वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन नहीं करता है। देयर विल बी अ परमानेंट इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर। तो अगर हम ग्राफ के थ्रू उसको चेक करें तो हमारे पास हम सी पॉइंट से इस ओ ए लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे और हम चेक करेंगे कि कितना परमानेंट स्ट्रेन उसके अंदर आ जाएगा। ये हमारा है। तो वायर आपका यहाँ नहीं पहुँचेगा आपका, अगर हम इसको रिमूव करना शुरू कर दें, यानी स्ट्रेन ज़ीरो नहीं होगा, स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ तक आएगी ओ डैश पॉइंट तक, यानी ओ डैश आपका यहाँ पे एक स्ट्रेन को शो करेगा, जो स्ट्रेन आपकी क्या कहलाएगी, परमानेंट स्ट्रेन कहलाएगी। और इस परमानेंट स्ट्रेन को हम वायर के अंदर जब ये आपकी आ जाती है, यानी स्ट्रेस जीरो होने के बाद ये परमानेंट स्ट्रेन वायर के अंदर रहती है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेट। तो ओ डैश हमारा ग्राफ पे जो पॉइंट है, ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज द परमानेंट सेट। अब इससे आगे अगर हम इंक्रीज करें तो देखते हैं क्या होगा। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस को फिर से बढ़ा रहे हैं बियॉन्ड सी से आगे लेके जा रहे हैं, हम इससे ऊपर आपका स्ट्रेस इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब हम इससे ज़्यादा स्ट्रेस को इंक्रीज़ करते हैं तो एक लार्ज स्ट्रेन आपका आता है, यानी कि ये आपका इमीडिएटली इस तरह से जाएगा, यहाँ तक आया, एक लार्ज स्ट्रेन इसके अंदर आता है। और ये जो डिफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है सी से लेके डी तक की, इसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और डी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें स्ट्रेस यहाँ पे मिलता है, दिस वन कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी, एंड दिस स्ट्रेस इज़ नोन एज, इसको हम एस यू से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ऑफ द मटेरियल। अगर हम अप्लाइड स्ट्रेस को यहाँ से डिक्रीज़ करना शुरू कर दें बियॉन्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, हम इसके बाद इसको डिक्रीज़ करना शुरू कर दें, तो स्ट्रेन जो है आपके वायर की वो इंक्रीज़ होती रहती है टिल पॉइंट ई पॉइंट हमारा इस तरह आ जाएगा, दिस इज़ पॉइंट ई, वो ई पॉइंट तक इंक्रीज़ होती रहती है, एंड ई पॉइंट इज़ नोन एज द फ्रैक्चर पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, यानी कि इसके बाद आपका वायर टूट जाता है।
ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। और इसमें यहाँ पे एक चीज़ और देखो, जो स्ट्रेस आपका है needed to cause the actual fracture in the wire और द मटेरियल, जो मर्जी आप लिख सकते हैं, इन द वायर इज नोन एज ब्रेकिंग स्ट्रेस। उसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं कि जितना स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद अब वो आपका इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अगर आप उसको हटा भी दें, कम भी करना शुरू कर दें, तो भी वो आपका क्या होता है, इंक्रीज़ होता चला जाता है टिल द फ्रैक्चर पॉइंट। जैसे DE पार्ट है, ये क्या शो कर रहा है, ये पार्ट आपका स्ट्रेस का डिक्रीज़ होना शो कर रहा है कि स्ट्रेस हम कम कर रहे हैं, लेकिन हमारे कम करने के बाद भी वो आपका क्या हो रहा है, अब इंक्रीज़ ही होता जा रहा है उसकी लेंथ। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे से वायर आपका क्या होता है, पतला पड़ना शुरू हो जाता है, थिन हो जाता है बहुत ज़्यादा। और आप अगर स्ट्रेस को कम भी करते रहेंगे तो भी वो वहीं से खिंचता चला जाएगा और एक खिंचता चला जाएगा और एक मोमेंट पे आके टूट जाएगा। तो वो जहाँ पे टूटता है, जिस पर्टिकुलर स्ट्रेन तक पहुँच के खिंच के वो टूट जाता है, वो हमारा फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है। ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की हमारी ग्राफिकल स्टडी होती है, ग्राफ के थ्रू जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इससे हमें मटेरियल की नेचर का पता लगता है कि किस लिमिट तक वो इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है और किस लिमिट के बाद वो प्लास्टिक बिहेवियर में पहुँच जाता है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें कि जिन मटेरियल्स के लिए C से लेके E तक का, यानी फ्रैक्चर पॉइंट बहुत लेट आपका आता है, जैसे D तक वो मैक्सिमम गया, उसके बाद आप स्ट्रेस कम भी कर रहे हैं तो वो खिंचता चला जा रहा है। तो जिनके लिए ये DE वाला जो पार्ट होता है ग्राफ का, ये बहुत ज़्यादा होता है, वो आपके डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। यानी कि उनको हम वायर की फॉर्म में मेटल्स को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथ तक खींच सकते हैं। तो वो आपके कैसे मटेरियल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए हम अगर इसको चेक करें, प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब डेफिनेशन क्या होगी इनकी, तो इसी ग्राफ से हम इसको लिखेंगे। तो डक्टाइल मटेरियल को देखो, इसकी डेफिनेशन एक तरह से हम लिख लेते हैं। ये है द मटेरियल फॉर विच a large part of plastic deformation takes place between ultimate strength point and the fracture point। अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट ये हमारा कौन सा था, D, और फ्रैक्चर पॉइंट यानी A, एंड फ्रैक्चर पॉइंट A नहीं सॉरी E। तो इनको हम बोलते हैं, आर नोन एज डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल में ज़्यादातर आपकी मेटल्स आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास कॉपर, एल्यूमिनियम, ये हमने देखा है कॉपर वायर होती है, एल्यूमिनियम वायर है, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे आपके डक्टाइल हैं। तो ये आ जाएंगे कॉपर, एल्यूमिनियम। इसी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी की वजह से ही ये आपके वायर की फॉर्म में आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, सिल्वर एक्सेट्रा। और जिनके लिए इस तरह के आपको ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला पार्ट बहुत छोटा होता है, उनको हम ब्रिटल मटेरियल्स कहते हैं। ब्रिटल मटेरियल्स यानी कि वो एकदम से टूट जाते हैं, थोड़ी सी भी उनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई और वो इमीडिएटली फ्रैक्चर पॉइंट रीच कर जाते हैं। तो द मटेरियल्स फॉर विच a small amount of plastic deformation
takes place between point D and E, यानी ultimate strength point and fracture point are known as brittle materials. इनके एग्जाम्पल्स हमारे पास होते हैं लाइक आपका ये ग्लास, बोन चाइना, इसकी क्रॉकरी होती है, एक्सेट्रा। इसी तरह से हमारे पास एक और टाइप होते हैं मटेरियल के, वो होते हैं इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं ऐसे मटेरियल्स जिनको हम बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस लगाते ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हम उनके अंदर क्रिएट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, तो उनको हम इलास्टोमर्स कहते हैं। द मटेरियल्स विच कैन बी स्ट्रेच्ड to a large value of strain without breaking, which is important है इसकी, without breaking are called elastomers। इसका एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है, वो है हमारा रबर। ये सबको पता होगा। रबर को हम काफ़ी ज़्यादा कहते हैं स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, तो वो हमारा इलास्टोमर होता है। लेकिन इसके लिए अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट आता है, वो हमारा ऊपर वाले ग्राफ की तरह नहीं आता है। इसमें देखो, अगर हम इसमें सेम वही लेंगे, एक्स एक्सिस पे हम स्ट्रेन लेंगे और वाई एक्सिस पे हम स्ट्रेस लेते हैं, तो अगर हम इसमें प्लॉट करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ये आपका जाएगा, यानी कि हमने जैसे जैसे स्ट्रेस को बढ़ाया स्ट्रेन आपका इस तरह से चला गया, यहाँ तक गया। सपोज़ ये हमने लिया फर्स्ट पाथ। अब हम स्ट्रेस को अगर डिक्रीज़ करना शुरू करें तो स्ट्रेन आपका इसी पाथ के अलोंग वापस नहीं आता, ये कुछ इस तरह से वापस आएगा, यानी पाथ 2 के अलोंग ये वापस आता है। तो ये एक लूप फॉर्मेशन इसके अंदर होती है इस तरह से, और ये जो लूप हमारे पास यहाँ पे बनता है, इस लूप को हम बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस। दिस लूप इज नोन एज इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इससे भी हमें मटेरियल की नेचर का पता लगता है, यानी कि जिन मटेरियल्स के लिए इसका एरिया ज़्यादा होगा वो आपका ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रबर। जैसे हमने किसी भी पर्टिकुलर रबर के लिए ये ड्रॉ किया है, तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी वो इस एरिया ऑफ द लूप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये हमें ध्यान रखना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the material is directly proportional to the area of loop, area of hysteresis loop। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज़ हमारे पास यहाँ पे 2 ग्राफ्स गिवन हैं फॉर डिफरेंट रबर्स। ये हमने ले लिया, दिस इज स्ट्रेन और ये है स्ट्रेस। एक रबर के लिए हमें ये दिया हुआ है, दिस वन फॉर रबर ए। एक हमारे पास दूसरा ग्राफ है
स्ट्रेस और स्ट्रेस, यहाँ स्ट्रेन हमने वही एक्स एक्सिस पे लिया और इसके लिए ग्राफ आ रहा है इस तरह से। ये है रबर बी के लिए। अब हमसे क्वेश्चन ये किया है और इसमें जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो हमसे पूछा है कि विच वन ऑफ द टू rubber should be preferred for manufacturing car tires and why। रीज़न भी हमें देना है कि क्यों। अब इसमें देखो, इन दोनों ग्राफ से अगर हम चेक करें तो रबर ए के केस में जो एरिया है वो आपका कम है और रबर बी का जो एरिया है वो ज़्यादा है, यानी कि एरिया ऑफ लूप इसका कम है, इज़ लेस, और इसका क्या है, इज़ मोर। ठीक है। अब जिसका एरिया कम है तो इससे क्या चीज़ हमारे पास आएगी कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रबर ए इज़ लेस। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रबर ए इज़ लेस एज कंपेयर टू रबर बी, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है। अगर ये कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो देर विल बी लेस राइज इन टेम्परेचर ऑफ द टायर, तो दिस रिजल्ट्स in the less rise in temperature of the tire as compared to rubber B। और यहाँ से हमें क्लियर हो गया, अगर ये कम टेम्परेचर राइज करेगा तो दैट मीन्स कि A शुड बी प्रेफर्ड ओवर रबर बी। ठीक है, तो रबर ए शुड बी प्रेफर्ड, क्योंकि ये हमारे, इसी तरह से एक और ग्राफ का क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं। जैसे ये सपोज हमारे पास दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे वही स्ट्रेन है और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से एक ग्राफ है ये, और एक दूसरा हमें दिया हुआ है दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। ये दो ग्राफ्स हमें दिए हुए हैं और हमसे पूछा है, सबसे पहले हमारे से जो क्वेश्चन इसमें पूछा है वो है हमारा कि विच सब्सटेंस हैज़ मोर यंग्स मॉड्यूलस। तो y की वैल्यू हमें बतानी है कि किसकी ज़्यादा होगी। अगर हम इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम एक पर्टिकुलर स्ट्रेन लेते हैं और इसको हम स्ट्रेस लेते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रेस लेते हैं और हम चेक करते हैं इसको इस तरह से, जैसे हमने यहाँ कोई भी एक वैल्यू ले ली और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इन दोनों ग्राफ्स को कट कर लिया। इसके साथ अगर हम यहाँ चेक करें तो ए ग्राफ के लिए ये स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है, स्ट्रेन फॉर ए, और ये हमारे पास बी के लिए आ रही है। और अगर हम ग्राफ से चेक करें तो स्ट्रेन फॉर बी इज़ ग्रेटर देन स्ट्रेन फॉर ए। अब इसके बाद देखो, हम यंग्स मॉड्यूलस फॉर ए लिखें तो स्ट्रेस हमारा दोनों के लिए सेम है, ये चीज़ हमारे पास दोनों के लिए क्या है, ये वाला पॉइंट हमारा सेम है, तो इसको हमने एस ले लिया। तो स्ट्रेस हमारे पास सेम है। अब इसके लिए स्ट्रेन हो जाएगा ए, यहाँ से वैल्यू ले लो एस ए की, ये आ जाएगा एस ओवर वाई ए। इसी तरह से हम सेकंड वाला केस ले लेते हैं, वाई फॉर बी मटेरियल,
ये आ जाएगा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यहाँ इसके लिए भी स्ट्रेस इतना ही है, यहाँ से आप इसका स्ट्रेन कैलकुलेट कर लो। दिस इज़ एस ओवर वाई बी। ये जो हमारे पास ग्राफ से आया था रिलेशन, इसी को अब हम फर्दर यूज़ करेंगे और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 से हमारे पास आ जाएगा एस ओवर वाई बी इज़ ग्रेटर देन एस ओवर वाई ए। एस तो आपका सेम है, तो ये तो आपका कैंसिल हो रहा है, और अगर हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई ए इज़ ग्रेटर देन वाई बी हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास ग्राफ से आ जाएगा कि हमारा यंग्स मॉड्यूलस फॉर मटेरियल ए इज़ ग्रेटर देन फॉर मटेरियल बी। और दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं इसका स्लोप ज़्यादा है, इसीलिए हमारा इसका यंग्स मॉड्यूलस भी ज़्यादा होगा। सेकंड इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द मटेरियल इज़ मोर डक्टाइल। अब हमें इसमें सेकंड में ये बताना है कि डक्टिलिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है, विच वन इज़ मोर डक्टाइल। अब डक्टिलिटी चेक करने के लिए हमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को चेक करना था, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जिसके अंदर ज़्यादा होगी वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा डक्टाइल होगा। तो अब देख लेते हैं किसके अंदर ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, ये चेक करें। देखो इसमें आपके पास ये पार्ट ज़्यादा आ रहा है, ये वाला पार्ट ज़्यादा शो कर रहा है ना ये ग्राफ का, और ये इवन डॉटेड है, दैट मीन्स ये आगे तक अभी चल ही रहा है, और ये यहीं आके टूट गया, तो इसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कम है और इसकी ज़्यादा है। तो ज़्यादा डक्टाइल कौन सा हुआ, ए हुआ हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इज़ सब्सटेंस ए is more ductile than B. A is more ductile than B। और रीज़न क्या है उसका, रीज़न वही है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसकी ज़्यादा है, यानी प्लास्टिक रेंज उसकी ज़्यादा है, more ductile than B as A has more plastic range। तो इससे हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि विच मटेरियल इज़ मोर डक्टाइल। अब इसमें पूछें अगर कि विच वन इज़ मोर ब्रिटल, तो वो भी हमारा एकदम ही क्लियर हो जाएगा, इसका ऑपोजिट ही है, विच वन इज़ मोर ब्रिटल। पर हम सेंस वही लेंगे कि इसमें जिसमें कम डिफॉर्मेशन है वो आपका ज़्यादा ब्रिटल होगा। तो अगर हम ग्राफ से देखते हैं तो बी में तो कम है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा है, तो बी हमारे पास क्या होगा, ये आपका ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगा। तो सब्सटेंस बी इज़ मोर ब्रिटल देन ए as it has low plastic range। इस तरह के क्वेश्चंस हमें इसमें मिलते हैं ग्राफ से रिलेटेड, कि किस क्या क्या चीज़ें हमें ग्राफ दे रहा है, एक तरह से हमें ये पता लगता है कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस हम ग्राफ के थ्रू ले सकते हैं। So this is all about today's lecture. I hope you liked it. If you liked, then please share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. We will meet again in the next video with new topic. Till then, bye and take care.